नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कहें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग भारत के इतिहास को 1885 से लेकर 1947 यानी आज़ादी तक हम लोग कवर करने वाले हैं। आधुनिक भारत में दोस्तों एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों मुख्य रूप से 4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों पूरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी विचारधारा, उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी विचारधारा, गांधी चरण यानी कि गांधीवादी विचारधारा और लास्ट में दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं उदारवादी और उग्रवादी के संबंध में। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे उदारवादी चरण यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक का इतिहास हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों उदारवादी विचारधारा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। साधन एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे उदारवादियों की, उदारवादियों का उद्देश्य जानेंगे और इनके उदारवादी नेता कौन कौन से थे, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं उग्रवादी विचारधारा, जिसमें इसकी विचारधारा, साधन एवं प्रणाली, उद्देश्य और हम लोग जानेंगे प्रमुख उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी विचारधारा नेताओं के संबंध में। इसके बाद दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, दिल्ली दरबार 1911। इसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के संपूर्ण इतिहास के संबंध में हम लोग जानेंगे। होम रूल आंदोलन के संबंध में जानेंगे, जो एनी बेसेंट और तिलक दोनों के द्वारा चलाया गया था, उन दोनों होम रूल लीग के संबंध में हम लोग जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे लखनऊ समझौता, मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1917 और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में प्रथम चरण के संबंध में। वो माना जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के अंतर्गत दोस्तों नरमपंथी नेताओं ने 1885 से लेकर 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया था। इसकी विचारधारा दोस्तों क्या थी, तो ये नरमपंथी विचारधारा थी। नरमपंथी विचारधारा का तात्पर्य दोस्तों यह है कि ये नेता ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते थे और अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीय विकास को पूरा करना चाहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये नेता दोस्तों अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत भारत का विकास करना चाहते थे। इसी के अंतर्गत दोस्तों उदारवादी नेताओं के साधन एवं कार्य प्रणालियाँ क्या थी, इसके संबंध में आइए जानते हैं। याचना पत्र, प्रार्थना पत्र, मांग पत्र, शिष्टमंडल, समाचार पत्र और पत्रिकाओं आदि के माध्यम से दोस्तों ये उदारवादी नेता जनता की आवाज़ अंग्रेजी सत्ता के सामने उठाते थे। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं उदारवादी या नरमपंथी नेताओं के संबंध में, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उग्रवादी या उदारवादी नेता कौन था। तो दोस्तों उदारवादी नेताओं के संबंध में जाने तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद नराडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी, बिमलेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम, दीन शाह वाचा, ये सभी दोस्तों उदारवादी यानी कि नरमपंथी नेता थे। और ये अधिकतर दोस्तों नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से आते थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं उदारवादी नेताओं के उद्देश्य के संबंध में, यानी कि उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रशासन व विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करना, कृषि कर यानी कि लगान में सुधार करना, धन का निष्कासन जो होता था उसको रोकना और नमक कर को समाप्त करना आदि इनका उद्देश्य था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं उदारवादियों नेताओं के महत्वपूर्ण कार्य एवं इनकी उपलब्धियों के संबंध में। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित दोस्तों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो भी दोस्तों उदारवादी चरण के अंतर्गत ही ये टॉपिक आता है। इसको पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं, इसकी स्थापना के संबंध में, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन पूछे जाते हैं उनको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उदारवादियों के प्रयासों से ही भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता को कुछ रियायतें या कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे। इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। ये भी दोस्तों उदारवादियों की एक उपलब्धि मानी जाती है। और समाचार पत्रिकाओं के द्वारा उदारवादियों ने देश में राष्ट्रवाद या एकता का भाव विस्तारित करने का प्रयास किया था। सो दोस्तों ये थे कुछ उदारवादियों के महत्वपूर्ण कार्य एवं उपलब्धियों के संबंध में जो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। और अब आइए दोस्तों में जानते हैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में, जिनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में देखें तो दोस्तों ये भारत के महान वृद्ध व्यक्ति माने जाते हैं, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ये दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए या ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति माने जाते हैं। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। इसके अलावा दोस्तों ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। वो किस अधिवेशन में चुने गए ये एग्जाम में पूछा जाता है। कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893 और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दोस्तों ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 ईस्वी में, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण भी इन्होंने ही दिया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी की एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। तो ये कथन किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। इसके अलावा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फ़ायदों का ज्ञान है। तो ये कथन भी दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो ये भी कथन दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ये 3 महत्वपूर्ण कथन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के संबंध में जाना कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। ये दोस्तों ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्हें कांग्रेस के 3 अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1886, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अधिवेशन में। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में, और लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण इन्होंने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों इनके 3 फेमस कथन है कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है। इसके अलावा दोस्तों राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये भी कथन दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के संबंध में। ये भी दोस्तों उदारवादी नेताओं में से एक हैं। इन्हें वाकपटु वक्ता कहा जाता है। तो वाकपटु वक्ता किससे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे जी। तो रनाडे जी गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। और गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म हुआ था
मई 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य कब बने थे? तो 1899 में ये सदस्य बने और इन्होंने इस सदस्यता में कार्य किया था 1902 तक, यानी कि 1899 से लेकर 1902 तक इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था। इसके बाद दोस्तों ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने थे 1902 ईस्वी में, और ये 1914 ईस्वी तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव के सदस्य रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दोस्तों 1909 ईस्वी में माल्य मिंटो सुधार जो आया था, इसको तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष रहे थे। तो बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। तो भारतीय सेवक संघ या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी? तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी 1908 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने द हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका या पत्र की शुरुआत की थी। तो हितवाद नामक पत्र का संपादन किसने किया था, यह पत्र किसने निकाला था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो एक साप्ताहिक पत्र था। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से किसने की थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से की थी किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि लेने में और भारत सचिव की परिषद में सदस्य बनने या इसमें पद लेने से इनकार कर दिया था। सो दोस्तों इस प्रकार हमने गोपाल कृष्ण गोखले जी के संबंध में जाना कि इन्हें वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इनके गुरु महादेव गोविंद रनाडे जी थे। इनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। ये बम्बई लेजिस्लेटिव के सदस्य बने थे 1899 में और 1902 तक ये सदस्य रहे थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य ये बने थे 1902 में और 1914 तक ये सदस्य रहे थे। 1909 ईस्वी में माल्य मिंटो सुधार को तैयार करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी कि भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। इन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी 1908 ईस्वी में। द हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का भी शुरुआत इन्होंने किया था। और भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना इन्होंने औरंगजेब के प्रशासन से की थी और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि और भारत सचिव की परिषद में पद लेने से इनकार कर दिया था। और अब आई दोस्तों ने जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के संबंध में। ये भी दोस्तों उदारवादी नेताओं में से एक हैं। इनका जन्म 10 नवंबर 1848 ईस्वी को कोलकाता बांग्लादेश में हुआ था। ये दोस्तों 1868 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पूरा करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी सिविल सेवा को देने के लिए कहाँ पर गए थे? तो इंग्लैंड में गए थे। कब? तो 1868 ईस्वी में। और इसके एक साल बाद यानी कि 1869 ईस्वी में इन्होंने परीक्षा पास की, लेकिन पास होने के बावजूद भी दोस्तों उनकी उम्र में कुछ विवाद होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं दी गई। और फाइनली दोस्तों इनको 1871 ईस्वी में ये नौकरी मिली थी। इस नौकरी को मंजूरी मिली और ये सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट बने थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये इंग्लैंड कब गए? 1868 ईस्वी में। 69 में ये इन्होंने परीक्षा पास की, लेकिन कुछ में विवाद हो गया। बाद में ये विवाद दोस्तों 1871 ईस्वी में सुलझा और इनको मंजूरी मिली और ये सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट बन गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके एक सहायक थे जिनका नाम थे आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने की थी 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों एक बंगाली अंग्रेजी समाचार पत्रिका निकाली थी। तो बंगाली अंग्रेजी समाचार पत्रिका किसकी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। वे कांग्रेस के पुणे अधिवेशन 1895 और अहमदाबाद अधिवेशन 1902 के अध्यक्ष रहे थे। सो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। पुणे अधिवेशन 1895 और अहमदाबाद अधिवेशन 1902 के अध्यक्ष ये रहे थे।
1905 के बंगाल विभाजन का इन्होंने विरोध किया था और माल्य मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था 1909 ईस्वी में, इसका इन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1921 में बंगाल विधानसभा परिषद के चुनाव में भाग लिया और जीत भी गए थे। तो 1921 के विधानसभा परिषद के चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा दोस्तों 1923 ईस्वी में विमल चंद्र राय ने बंगाल विधानसभा के चुनाव में भाग लिया और दोस्तों इस चुनाव में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इन्होंने हरा दिया था। तो विमल चंद्र राय जी ने कब इनको बंगाल विधानसभा परिषद में के चुनाव में हराया था, तो 1923 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों 6 अगस्त 1925 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो बैरकपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी एक आत्मकथा है जो आपको याद रखनी है। इनकी आत्मकथा का नाम था अ नेशन इन मेकिंग, यानी कि राष्ट्र का निर्माण इनकी आत्मकथा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संबंध में कि इनका जन्म 10 नवंबर 1848 ईस्वी को कोलकाता बंगाल में हुआ था। 1868 में ये इंग्लैंड गए थे भारतीय सिविल परीक्षा को देने के लिए और 1869 ईस्वी में इन्होंने पास भी कर ली, लेकिन कुछ उम्र में विवाद होने के कारण इनको नौकरी नहीं दी गई थी। 1971 में ये मामला सुलझ गया और मंजूरी मिल गई नौकरी के लिए और सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट ये बन गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने 26 जुलाई 1878 ईस्वी को इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने बंगाली अंग्रेजी समाचार पत्रिका भी निकाली थी। ये कांग्रेस के पुणे अधिवेशन 1895 और अहमदाबाद अधिवेशन 1902 के अध्यक्ष रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध किया था और माल्य मिंटो अधिनियम 1909 का समर्थन किया था। 1921 में दोस्तों ये बंगाल विधानसभा परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन विमल चंद्र राय जी ने इनको 1923 में इस बंगाल विधान परिषद के चुनाव में हरा दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 6 अगस्त 1925 ईस्वी को। बैरकपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी आत्मकथा का नाम है आ नेशन इन मेकिंग, यानी कि राष्ट्र का निर्माण। तो इस प्रकार दोस्तों उदारवादियों के संबंध में हमने डिटेल से कवर किया। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं उग्रवादी चरण के संबंध में, जो चला था 1905 से लेकर 1919 तक। उदारवादियों की विचारधारा दोस्तों नरमपंथी थी, लेकिन उग्रवादी विचारधारा जो थी वो गर्मपंथी थी, यानी कि ये लोग गर्मपंथी विचारधारा से बिलोंग करते थे। इनके साधन एवं कार्य प्रणालियों की बात करें तो इनका साधन थे जुलूस निकालना, हड़ताल करना, बहिष्कार करना, विरोध प्रदर्शन करना आदि। ये दोस्तों क्रमिक सुधार में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि दोस्तों उदारवादी नेता करते थे। ये पूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। ये पूर्ण परिवर्तन भारत में चाहते थे, अर्थात अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से मार भगाने की मंशा रखते थे। प्रमुख गर्मपंथी या उग्रवादी नेताओं के संबंध में देखें तो 5 प्रमुख हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष और अरविंद घोष। तो एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं कि लाल बाल पाल, बोस घोष। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, बोस यानी कि रास बिहारी बोस और घोष यानी अरविंद घोष। तो लाल बाल पाल और बोस घोष, ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी नेताओं के उदय के कारण के संबंध में, यानी कि इन उग्रवादी यानी गर्मपंथी नेताओं का उदय क्यों हुआ था। चूँकि दोस्तों 20 वर्षों तक उदारवादियों ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इससे दोस्तों शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन से कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। और दूसरा कारण दोस्तों माना जाता है विदेशी घटना से काफ़ी उग्रवादी नेता प्रेरित हुए थे, जैसे कि 1896 ईस्वी में इथोपियाई जनता द्वारा इटली को पराजित कर दिया गया और 1905 ईस्वी में जापान की जनता द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया था। और रूस और इटली में भी दोस्तों वैसे ही हालात थे जैसे कि भारत में थे। और अब वही दोस्तों हम जानते हैं बंगाल विभाजन के संबंध में। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। यही कारण था कि दोस्तों ये भी एक उग्रवादियों का उदय होने के कारण था। चूँकि दोस्तों भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा यानी कि बंगाल विभाजन एक तरह से घोषित किया गया था
20 जुलाई 1905 ईस्वी को, लेकिन दोस्तों ये लागू नहीं हुआ था उस दिन। और इस बंगाल विभाजन के लागू होने से पहले ही दोस्तों 7 अगस्त 1905 ईस्वी को इस विभाजन के विरुद्ध कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था। और इस टाउन हॉल में ही दोस्तों बहिष्कार प्रस्ताव पारित भी हो गया था, यानी कि अंग्रेजी सत्ता का बहिष्कार करना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और फाइनली दोस्तों ये लागू होता है बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो दोस्तों ये इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई को और इसके विरुद्ध आंदोलन चलाए गए थे इसके लागू होने से पहले ही 7 अगस्त को, और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, अर्थात लागू किया गया। और उस दिन दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से उस दिन राखी दिवस मनाया गया था। तो राखी दिवस दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से 16 अक्टूबर को मनाया गया था, जिस दिन बंगाल विभाजन पूरी तरह से लागू हुआ था। और रामेंद्र सुंदर द्विवेदी के सुझाव से दोस्तों 16 अगस्त को यानी उसी दिन को ही शोक दिवस मनाया गया था। तो शोक दिवस द्विवेदी जी यानी कि सुंदर द्विवेदी जी के सुझाव से मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से राखी दिवस मनाया गया था उसी दिन। और 16 अक्टूबर 1905 को ही यानी उसी दिन को ही दोस्तों बंग भंग विरोधी आंदोलन भी शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन का अंग्रेजी कारण यानी कि अंग्रेज़ों का मानना था कि बंगाल विभाजन इस कारण किया गया था क्योंकि बंगाल जैसे बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन था, इसलिए अंग्रेज कहते हैं कि इसका विभाजन हुआ था। लेकिन दोस्तों इसका वास्तविक कारण अलग था। अंग्रेज़ों की मंशा बंगाल विभाजन करने की अलग थी। वो हिंदू मुस्लिम एकता को और राष्ट्रीय भावना को तोड़ना चाहते थे, जिससे उनके विरुद्ध विद्रोह ना हो और वे सेफ रहें। क्योंकि दोस्तों बंगाल उस समय हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रवाद के विकास का महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए दोस्तों अंग्रेज़ों ने इसका विभाजन किया था। और फाइनली दोस्तों बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में दोस्तों बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जिसकी राजधानी कोलकाता थी, जो दोस्तों हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि इसमें ज़्यादातर हिंदू लोग रहते थे। और पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश और असम को और कई भागों में बांट दिया गया था, जिसकी राजधानी दोस्तों ढाका को बनाई गई थी, जो दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। इस प्रकार दोस्तों अंग्रेज़ों की ये जो मंशा थी हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना, ये वे सफल रहे थे इस काम में। और बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व कुछ लोगों ने किया था, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने दोस्तों इस विभाजन के विरोध में कई आंदोलन किए और इन आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बंगाल विभाजन के संबंध में जाना कि ये विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने के निर्णय की घोषणा ली गई और 7 अगस्त 1905 को ही इस विभाजन के विरोध में कलकत्ता में टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और बहिष्कार प्रस्ताव भी इस सभा में, इस टाउन हॉल में पारित कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हो गया। और इसी दिन को दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। रामेंद्र सुंदर द्विवेदी के सुझाव से दोस्तों इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यानी कि इसी दिन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी शुरू हो गया था। विभाजन का अंग्रेजी कारण दोस्तों माना जाता है बंगाल और जैसे बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन था, इस कारण दोस्तों अंग्रेज़ों ने इसका विभाजन किया था। लेकिन दोस्तों इसका वास्तविक कारण हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रीय भावनाओं को भी तोड़ना था, क्योंकि बंगाल उस समय हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्र भावना का या राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार बंगाल के 2 भागों में बंगाल को तोड़ दिया गया, पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा में, और इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश असम आदि क्षेत्र शामिल थे इसमें। इसकी राजधानी ढाका थी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और बंगाल विभाजन के विरोध में कुछ नेताओं ने नेतृत्व किया था इसका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं स्वदेशी यानी कि बहिष्कार आंदोलन के संबंध में।
इसका कारण था दोस्तों मुख्य बंगाल का विभाजन, यानी कि बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी का तात्पर्य दोस्तों उस समय यह था कि संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि देसी वस्तुओं को इस्तेमाल करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का तात्पर्य सभी विदेशी वस्तुओं या सेवाओं का ना अपनाना था, यानी कि कोई भी विदेशी वस्तु या सेवाएं नहीं अपनाई जाएंगी। ये बहिष्कार का तात्पर्य था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों इस आंदोलन में अमार सुनार बांग्ला गीत प्रसारित किया था, जो दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी माना जाता है। तो अमार सुनार किसने प्रसारित किया था या गीत किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किस आंदोलन के समय? तो स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के समय, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, जैसे कि कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसमें दोस्तों स्वदेशी यानी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था देश में इसको बढ़ाने के लिए। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें नरम और गरम दल के बीच दोस्तों बहुत मतभेद उत्पन्न हो गया था, कारण था बंगाल का विभाजन। इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, और इसी दौरान दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहम्मद जिन्ना। ये 3 व्यक्ति प्रमुख हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। इसी के एक साल बाद दोस्तों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी घोष। हालांकि दोस्तों कांग्रेस के सभी अधिवेशन हम लोग कवर कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी जिस आंदोलन के दौरान जो अधिवेशन हुए थे उनको हम लोग एक एक करके फिर से पढ़ेंगे, ताकि हमें सभी अधिवेशन याद रहें कि किस आंदोलन के दौरान कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों 1907 ईस्वी में कुछ क्रांतिकारी जो या कहें तो जो गरम दल के नेता थे वो काफ़ी गिरफ्तार कर लिए गए थे। जैसे 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्मा में इनको रखा गया, निर्वासित कर दिया गया वर्मा देश में। विपिन चंद्र पाल को भी इसी दौरान 6 महीने की सज़ा सुनाई गई, और 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को भी 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों एक सुधार लाया गया था जिसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो माल्य मिंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम तत्कालीन वायसराय मिंटो और भारतीय सचिव माल्य द्वारा लाया गया था। यही कारण था कि दोस्तों इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई इस अधिनियम के तहत, और एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय सदस्य बनाया गया। यानी इस अधिनियम के तहत कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में या भारतीय सचिव की परिषद में जगह दी गई थी पहली बार। अभी तक भारतीय इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस सुधार के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य बनाया गया, और केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, ये दोनों भारतीय थे जिनको भारतीय सचिव के परिषद में 2 भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया था। और अब आइए दोस्तों लोग जान लेते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। जो ये आंदोलन चलाया गया इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक विद्यार्थियों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया और स्वदेशी शिक्षा को अपनाया। भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में, यानी कि सब स्वदेशी होने लगा। विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करके लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना स्टार्ट किया था। इसी दौरान दोस्तों 1906 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस जी ने पौधों प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा दोस्तों जगदीश चंद्र बोस जी ने तुलनात्मक इलेक्ट्रोसाइक्लोलॉजी सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था।
इसी दौरान दोस्तों कई भारत में स्वदेशी बैंकों की स्थापना हुई थी, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में, और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों कई स्वदेशी वस्तुओं को भारत में अपनाया गया था। ये कुछ पॉइंट है जो फैक्ट भी हैं, आपने याद रख सकते हैं। और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों 1911 ईस्वी में एक दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, जिससे संबंधित 2-3 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इस दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया था। और चूंकि दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि इस दौरान कई बहिष्कार आंदोलन भारत में एक्टिव थे, इस कारण दोस्तों फैसला लिया गया इस दरबार में कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, जिस कारण से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, वो दोस्तों रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार के इस दरबार में यह फैसला लिया गया था 1911 ईस्वी में, जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित कर दी गई थी। उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था जब ये घटना घटित हुई थी? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय था। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं उन महत्वपूर्ण गर्मपंथी या उग्रवादी नेताओं के संबंध में जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इन्होंने 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी पूना में। तो न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पूना में 1880 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। और किसकी सहायता से? तो गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूकर की सहायता से इस न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। इसी की 1 साल बाद 1881 ईस्वी में मराठा और केसरी जैसे पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप मराठा देखकर मराठी भाषा को टिक कर देंगे, लेकिन दोस्तों ये मराठी पत्रिका, जो मराठा पत्रिका थी, ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी जो साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। जबकि दोस्तों केसरी मराठा पत्रिका थी, यानी मराठी पत्रिका थी। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और जो केसरी पत्रिका थी वो मराठी भाषा में लिखी गई थी। तो दोनों भाषाएं भी आपको याद रखनी होंगी। इसी दौरान दोस्तों 1884 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे जी ने एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में, रानडे जी ने इसकी स्थापना की थी। और इस सोसाइटी के सदस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक बने थे 1884 ईस्वी में। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य कब बने थे? तो 1884 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी भी इस सोसाइटी के सदस्य बने थे। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य कब बने थे? 1889 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए इसके बाद, और 1890 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया था। तो 84 में शामिल हुए थे और 1890 में इन्होंने इस सोसाइटी से इस्तीफा ले लिया था। इसके बाद दोस्तों 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश महोत्सव शुरू किया था पुणे में, और 1895 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी महोत्सव शुरू किया था राजगढ़ किले में। तो गणेश महोत्सव शुरू हुआ था पुणे से 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और 1895 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी महोत्सव शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और ये शुरू किया गया था राजगढ़ किले से। 1897 ईस्वी में पुणे क्षेत्र में प्लेग बीमारी की जांच के दौरान दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों एक भाषण में इस अभद्र व्यवहार को आलोचित करते हुए, इसको कोड करते हुए शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराया था। और शायद कहा जाता है कि इसी भाषण से प्रभावित होकर दोस्तों चापेकर बिंदुओं ने प्लेग कमेटी की जो जांच करने वाले अध्यक्ष थे चार्ल्स रैंड और ली अयस्ट की हत्या कर दी थी। इस कारण दोस्तों तिलक जी को सज़ा भी हुई थी, 6 माह की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उनके भाषण के द्वारा ही चापेकर बिंदुओं ने प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनकी हत्या कर दी थी।
लेकिन दोस्तों लोगों के विरोध से इनकी सज़ा से पहले ही इनको रिहा कर दिया गया था 1898 ईस्वी में। और इसी के बाद दोस्तों 1905 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बहिष्कार आंदोलन में भाग लेते हैं। और 1907 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस के विभाजन के बाद तिलक जी यानी कि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं। 1908 ईस्वी में दोस्तों बहिष्कार आंदोलन के समय तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है और मांडले की जेल में इनको रखा जाता है। मांडले की जेल दोस्तों वर्मा में थी, मांडले जेल में रखा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनको कहाँ पर रखा गया था और किस जेल में, तो मांडले की जेल वर्मा में इनको रखा गया था जब इनको 6 वर्ष की सज़ा 1908 ईस्वी में हुई थी। और 1914 ईस्वी में दोस्तों इनको रिहा कर दिया जाता है जेल से जब इनकी सज़ा पूरी हो जाती है। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कि इनका जन्म 1856 ईस्वी में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। 1880 ईस्वी में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में की थी। और किसकी सहायता से, तो गुरु विष्णु कृष्ण चापलूकर की सहायता से इन्होंने इसकी स्कूल की स्थापना की थी। 1881 ईस्वी में मराठा जो एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी और केसरी एक मराठी दैनिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी रनाडे जी ने 1884 ईस्वी में। और 1884 ईस्वी में ये यानी कि बाल गंगाधर तिलक इस सोसाइटी के सदस्य बने थे। और इसके एक साल बाद यानी कि 85 में 1885 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले भी इस सोसाइटी में शामिल हुए थे। 1889 ईस्वी में कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए और 1890 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी क्रम में दोस्तों 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश महोत्सव शुरू किया था पूना में। और 1895 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी महोत्सव राजगढ़ के किले से शुरू किया था। 1897 ईस्वी में पुणे क्षेत्र में प्लेग की बीमारी की जांच के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीय महिलाओं के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। इसकी आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इस अभद्रता को कोट करते हुए शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराया था। और शायद इसी भाषण से प्रभावित होकर चापेकर बिंदुओं ने प्लेग कमेटी की जो जांच हुई थी उसके अध्यक्ष चार्ल्स रेंड और ली आयस्ट की हत्या कर दी थी। और तिलक जी को इसका दोषी मानते हुए अंग्रेज़ों ने 18 माह की इनको सज़ा दी थी। लेकिन लोगों के कड़े विरोध के कारण इन्हें सज़ा से पहले ही 1898 ईस्वी में रिहा कर दिया गया था। 1905 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। और 1907 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस के विभाजन के बाद तिलक जी गरम दल के प्रमुख नेता बने थे। 1908 ईस्वी में दोस्तों बहिष्कार आंदोलन के समय तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और बर्मा की मांडले जेल में इनको रखा गया था। 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए थे। इस प्रकार दोस्तों 1914 ईस्वी में जब ये रिहा हुए तो इन्होंने इसके बाद एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके संबंध में आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी जब वो 1914 ईस्वी में जेल से रिहा होकर आए थे उसके 2 साल बाद। होम रूल का मतलब क्या होता है, तो होम रूल दोस्तों आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वशासन यानी कि खुद का शासन, न कि अंग्रेज़ों का। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना रेमांड ने की थी आयरलैंड में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो आयरलैंड में रेमांड ने इसकी स्थापना की थी। भारत में इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1916 ईस्वी में। तिलक जी ने इसकी स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में की थी। इसकी स्थापना बिलग्राम पुणे में की जाती है जिसके अध्यक्ष जोसेफ बेचिस्टा बनाए जाते हैं। आंदोलन का दोस्तों क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि जो तिलक जी के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में विस्तारित हुआ। इसका मुख्यालय बिलग्राम पुणे को बनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति यानी कि स्वशासन स्थापित करना था। इसी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो ये नारा किसने दिया था और किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय था जेम्स फोर्ड। और बाल गंगाधर तिलक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि गीता रहस्य, श्री भगवद गीता का मराठी अनुवाद है ये। और ये मांडले जेल में जब ये
अपनी सज़ा काट रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। और इसके अलावा ओरायन नामक एक ग्रंथ है, इसके भी रचनाकार बाल गंगाधर तिलक जी हैं। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने चतुर और व्यवहारिक राजनीतिक भी इनको कहा है, बाल गंगाधर तिलक को। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इनको भारतीय क्रांति का अग्रदूत कहा है। तो इस प्रकार दोस्तों होम रूल के संबंध में हमने जाना, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल का मतलब होता है, ये आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वशासन। इसका सर्वप्रथम इसकी स्थापना रेमांड ने आयरलैंड में की थी। भारत में इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1916 में तिलक जी के द्वारा। बेलग्राम पुणे में इसकी स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जोसेफ बेचिस्टा। इस आंदोलन का क्षेत्र था महाराष्ट्र कर्नाटका, जिसका मुख्यालय था बेलग्राम। इसका मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। गीता रहस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो श्रीमद् भगवद गीता का मराठी अनुवाद है। ये मांडले जेल में पुस्तक लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओरायन नामक रचना के भी रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने चतुर और व्यवहारिक राजनीतिक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारतीय राजनीतिक के अग्रदूत के नाम से पुकारा था। इसके बाद दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा एक होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, यानी होम रूल आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन अडियार मद्रास में चलाया गया था। इसका नाम इंडियन होम रूल लीग था। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से मद्रास था, जबकि जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था वो महाराष्ट्र और कर्नाटका क्षेत्र से ज़्यादा प्रभावित था, और ये आंदोलन मद्रास क्षेत्र में ज़्यादातर प्रभावित था। इसका मुख्यालय अडियार मद्रास को ही बनाया गया था। इसकी अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थी और इसके सचिव जॉर्ज एंड्रू डेल थे। इसका उद्देश्य भी दोस्तों स्वराज की प्राप्ति करना था, और इसके प्रचार के लिए एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखी थी? तो लिखी थी एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान। ये दोस्तों दोनों ही अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं एनी बेसेंट से संबंधित इसके कुछ सामान्य परिचय के संबंध में। इनका जन्म 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था, और इनका प्रारंभिक जीवन दोस्तों बीता था इंग्लैंड में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 17 नवंबर 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना एक रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिकी कर्नल ऑलकॉट द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय बनाया जाता है प्रारंभ में 1879 ईस्वी में मुंबई में, और इसका प्रधान कार्यालय दोस्तों बनाया जाता है 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में। 1888 ईस्वी में दोस्तों इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सदस्य बनती हैं एनी बेसेंट। और विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था 1893 ईस्वी में शिकागो में, उसमें भी ये भाग लेती हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करती हैं ये भारत में। वाराणसी में इसकी स्थापना की जाती है। 1898 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। कब? तो 1898 ईस्वी में वाराणसी में इसकी स्थापना की जाती है। 1907 ईस्वी में दोस्तों कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं एनी बेसेंट इसके बाद 1907 ईस्वी में, जब कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था 1917 ईस्वी में कांग्रेस का। उसमें एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी जाती हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में चुनी गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो दोस्तों होम रूल आंदोलन के दौरान चलाई गई थी। इंडिया ए नेशन और हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम, ये भी ग्रंथें लिखी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और लास्ट टाइम में दोस्तों 1924 ईस्वी में बेलग्राम में सक्रिय राजनीति से एनी बेसेंट संन्यास ले लेती हैं, और 20 सितंबर 1933 ईस्वी में अडियार में इनकी मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों एनी बेसेंट के संबंध में जाना कि इनका जन्म लंदन में 1847 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन बीता था इंग्लैंड में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 ईस्वी को। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना मैडम ब्लावास्की जो एक रूसी महिला थी और कर्नल ऑलकॉट जो एक अमेरिकी थे, इनके द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई को बनाया जाता है 1879 ईस्वी में और इसका प्रधान कार्यालय बनाया जाता है अडयार मद्रास को 1882 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में। और विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लेती हैं जो हुआ था शिकागो 1893 ईस्वी में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट करती हैं 1898 ईस्वी में। वाराणसी में इसकी स्थापना होती है। 1907 ईस्वी में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं इसके बाद एनी बेसेंट 1907 ईस्वी में। इसी दौरान दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी जाती हैं। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दोनों ही अंग्रेजी भाषा की पत्रिका हैं। इसके अलावा इंडिया ए नेशन और हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, ये भी 2 ग्रंथ हैं जो पूछी जा सकती हैं। 1924 ईस्वी में बेलग्राम में सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लेती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 20 सितंबर 1933 ईस्वी में अडयार मद्रास में। इसी दौरान दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें पुनः दोस्तों कांग्रेस गर्म और नरम दल में शामिल हो जाता है। जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम और गर्म दल में, वो लखनऊ समझौता 1916 में फिर एकत्रित हो जाते हैं। इस समझौता का विरोध दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इसी उग्रवादी चरण के दौरान दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की घोषणा होती है अगस्त 1917 में। तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब हुई थी? तो अगस्त 1917 में। इस रिपोर्ट में दोस्तों उन सुधारों का जिक्र था जिन्हें ब्रिटिश सरकार भारत में लागू करना चाहती थी। इसे दोस्तों 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसमें भारतीय सचिव मॉन्टेस्क्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। यही कारण था कि दोस्तों इस रिपोर्ट को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 8 जुलाई 1918 ईस्वी को। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना था और बाल गंगाधर तिलक ने इस रिपोर्ट को दोस्तों सूर्यविहीन उषा काल कहा था। तो कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को क्या कहा था और बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या कहा था, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों 17 अगस्त 1918 ईस्वी को एक सभा स्थापित की और इस घोषणा का स्वागत किया, यानी कि मॉन्टेस्क्यू की घोषणा का स्वागत किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। कब? तो 17 अगस्त 1916 ईस्वी को एक सभा गठित करके। और राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसी के दौरान, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ बना था। कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेताओं ने इस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के संबंध में जो आप याद रख सकते हैं। ये सभी घटनाएं दोस्तों उग्रवादी चरण के दौरान हुई थी। इसी चरण के दौरान दोस्तों सबसे अंतिम जो घटना हुई थी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था 1919 ईस्वी में। इसे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन जिसे केंद्रीय विधानसभा के नाम दिया गया था। प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन भी इस अधिनियम के तहत लागू कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है लियोनिड कर्टिस। तो लियोनिड कर्टिस को दोस्तों प्रांत में द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके तहत दोस्तों आरक्षित विषय वित्त, न्याय और राजस्व और पुलिस जैसे विषय दोस्तों, ये सभी विषय दोस्तों वायसराय के हाथ में थे। और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन, इसमें कुछ भारतीयों की भागीदारी होती थी। और इसी सुधार के अंतर्गत दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को भी दोस्तों पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ही की गई थी। दोस्तों इस प्रकार हमने उदारवादी चरण के संबंध में जाना कि 1885 से लेकर 1905 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको डिटेल से हमने कवर किया।
इसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक का जो चरण माना जाता है उग्रवादी चरण, उसके संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनको भी हम लोग डिटेल से कवर कर चुके हैं। लास्ट के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे गांधी जी के संबंध में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो कंटेंट की PDF भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।